बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नाइट एडिशन के साथ मैं हूं सरवत वलीम। 6 सितंबर 1965 तारीख का एक ऐसा बाब है जहां पर पाकिस्तानियों के ईमान, हौसले और कुर्बानी पूरी दुनिया को हैरान कर गए थे। ये कहानी है 1965 के उस जंग की जब पाकिस्तान एक नौ उम्र मुल्क था, वसाइल कम थे, पाक फौज का हजम इंडिया के मुकाबले में महदूद था मगर जज्बा लामहदूद था। दूसरी तरफ भारत था जिसके पास ना सिर्फ फौजी ताकत कहीं ज्यादा बल्कि वो ये गुमान किए बैठा था कि वो महज अपनी तादाद और असलहे के बलबूते पर पाकिस्तान को जेर कर लेगा। मगर दुनिया ने देखा कि जब दुश्मन ने रात के अंधेरे में हमला किया तो पाकिस्तान की फौज ने ना सिर्फ दुश्मन को जवाब दिया बल्कि उसके दांत खट्टे किए। जमीनी महाज पर टैंकों की घनगरज हो या सियालकोट और लाहौर की सरहदें, पाकिस्तानी जवान सीना तान कर दुश्मन के सामने खड़े रहे। भारत को यह अंदाजा नहीं था कि चंद गिने चुने सिपाही जिन्हें अपनी जान से ज्यादा वतन अजीज था उसके ख्वाबों को चकनाचूर कर देंगे। फिर फिजाई महाज पर पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपनी तारीख रकम की। एम आलम जैसे बहादुर हवाबाजों ने पलक झपकते हुए दुश्मन के कई जहाज गिराकर दुनिया को हैरान और परेशान कर दिया। पाक बहरिया ने भी समंदर की लहरों पर दुश्मन को पैगाम दिया कि यह वतन ना जमीन पर झुकने वाला है ना ही समंदर में। नाज़रीन, यही कहानी 2025 में भी दोहराई गई। मोदी सरकार ने जंगी जुनून में आकर एक बार फिर से यही सोचा कि पाकिस्तान को दबाया जा सकता है, लेकिन पाक फौज और अवाम ने मिलकर यह साबित किया कि यह कौम आज भी उसी जज्बे और ईमान से लबरेज है जो 1965 में था। दुश्मन की साजिशें और हमले एक बार फिर से नाकाम हुए। पाकिस्तान ने ना सिर्फ अपनी सरजमीन, अपनी खुद मुख्तारी और अपनी इज्जत का भरपूर दिफा किया बल्कि 4 दिन की इस जंग में इंडिया को बदतरीन शिकस्त भी दी। आज भारत पूरी दुनिया में रुसवाई समेट रहा है मगर फिर भी मोदी सरकार का जंगी जुनून कम होने का नाम नहीं ले रहा। 1965 की जंग और हालिया जंग पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने ज्वाइन किया है। मैं बहुत मशकूर हूँ, ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान जो कि दिफाई तजियाकार है हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू सो मच। इस कीमती और अहम दिन के ऊपर आपने कुछ वक्त हमारे लिए निकाला। ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले तो ये जानना बड़ा ज़रूरी है, ख़ासतौर पर उन बच्चों के लिए जो हमारा मुस्तक़बिल है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, कि कितना मुश्किल था। वसाइल कम थे, हजम कम था, दुश्मन बड़ा था, एक साथ एक ही वक्त में कई महाजों से हमले की उसकी पूरी प्लानिंग थी। लाहौर में नाश्ता करने की ख्वाहिश थी, कसूर के अंदर दोपहर का खाना खाने के बारे में सोच रहे थे। तो चंद गिने चुनी फौज के इन सिपाहियों ने किस तरह से दुश्मन के दांत खट्टे किए? जी हाँ, बहुत शुक्रिया सरवत। देखिए, मेरे ख्याल में सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ थी उस वक्त 1965 में पूरी कौम मुत्तहिद थी और अफवाज पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़ी थी। दैट वाज वन फैक्टर। सेकंड, फील्ड मार्शल अयूब खान की उस वक्त की तकरीर भी समझी जाती है कि इंस्पिरेशनल थी और जिससे लोगों में जोश और जज्बा और अफवाज पाकिस्तान को का मुराल बुलंद करने में भी उसमें का बड़ा कलीदी किरदार था। और इसके अलावा लीडरशिप जो उस वक्त थी, चाहे टॉप से लेके बॉटम तक, नीचे तक, तमाम लीडरशिप बड़ी स्ट्रांग थी, बड़ी दिलेर थी। और ओवरऑल जो हम कहते हैं, जो हमारा ईमान था, जो फेथ हमारा था, ईमान, तकवा, जिहाद फी सबिलिल्लाह वाला कंसेप्ट था, जिस इन तमाम अवामिल ने मिल के पाकिस्तान को एक ऐसी कुव्वत बनाई कि एक हमसे 6 गुना बड़ी जो ताकत थी, जो जिस जोम के साथ वो आया था, और उसको हमने दांत उसके खट्टे भी किए। और इसके चाहे वो लाहौर सियालकोट, लाहौर कसूर में उसका हमला था या सियालकोट पे हुआ, और या फिर साउथ में जो डेजर्ट का इलाका था और उनका टारगेट था शोर, हैदराबाद और उमरकोट के एरियाज थे, वहां पे हमने उनको आने नहीं दिया। बल्कि पाकिस्तान मिलिट्री ने खैम करन के अंदर, हम 13 किलोमीटर अंदर घुस गए थे, जाके खैम करन को हमने कैप्चर कर लिया था। 500 करीब इंडियन आर्मी उन्होंने सरेंडर किया था। तो वजूहात तो बहुत सारी थी, लेकिन ये था कि इस जज्बे के तहत फिर चवेंडे की जो लड़ाई लड़ी गई, देखें, जब दुश्मन का वहां पे हमला हुआ, एक आर्मर्ड डिवीजन गया वहां पे, लेकिन वहां पे हमारी एक ही यूनिट थी उस वक्त मौजूद थी, 25 कैवलरी मैन ऑफ स्टील के नाम से बड़ी जानी जाती है, बड़ी मशहूर यूनिट है अफवाज पाकिस्तान की। तो उस वक्त हमारा 6th डिवीजन विच वाज अंडर स्ट्रेंथ, उसको मूव करवाया गया जब फर्स्ट आर्मर्ड डिवीजन इंडिया का दाखिल हो चुका था।
और इसको कमांड जनरल इब्रार कर रहे थे। बेसिकली वो आर्मर के खुद नहीं थे लेकिन इन्फेंट्री के थे। लेकिन चविंडा में आके जो बिगेस्ट जो टैंकों की लड़ाई लड़ेगी आफ्टर करक्स, करक्स जो अभी रशिया हाँ, वो में है। सियालकोट में, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। तो अब रिसेंटली वो करक्स रिसेंटली इसको यूक्रेन ने कैप्चर भी किया था। उसके बाद चिविंडा में ये लड़ाई लड़ी गई और ये इट वाज प्रूव्ड कि ये इंडियन आर्मर का ये ग्रेवयार्ड ऑफ इंडियन टैंक्स माना जाता है, जहां पे जिस तरीके से पाकिस्तान ने परफॉर्म किया। 17 दिन की जंग जो थी, पाकिस्तान प्रिवेल कर गया था और पाकिस्तान ने इंडिया के अंदर से 4188 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कैप्चर किया। उनके तकरीबन 600 के करीब जो ऑल रैंक्स थे इंक्लूडिंग 20 ऑफिसर 19 जेएसयूस वो उन्होंने ये मेरे ख्याल सरेंडर में किया। ये मेरे ख्याल में कतई कलामी की माफी ब्रिगेडियर साहब, पाकिस्तानी अफवाज ने जो बहुत बड़ी कामयाबी समेटी थी इसमें खीमकरन का वो इलाका था, महाज था गालिबन, जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल। देखिए खैमकरन में तो आपको मैं थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बता देता हूँ। जब लाहौर और जी जी। कसूर पे हमला हुआ तो उस वक्त ये था कि लाहौर और कसूर, लाहौर पे प्रेशर बिल्ड हो रहा था क्योंकि हमारे डिफेंसेस तैयार नहीं थे, पीछे से आर्मी आ रही थी। तो बाय देन इट वाज डिसाइडेड कि मिलिट्री लीडरशिप ने कि खैमकरन को कैप्चर किया जाए। दैट्स वाई इसमें मैकेनाइज्ड फॉर्मेशन, आर्मर वाले मैकेनाइज्ड यूनिटें भी थी और पाकिस्तान एयरफोर्स की इसमें सपोर्ट शामिल थी, अटली थे। इन्होंने इधर हमला किया और हमला करके हम 13 किलोमीटर अंदर गए और इसमें जिस तरह मैंने बताया 500 के करीब लोग सरेंडर कर गए थे। इसमें 4 सिख रेजिमेंट थी, वो भी सरेंडर में शामिल थी। उनके सीओ करण अनंत सिंह थे, वो भी इन सरेंडर वाले टीम में शामिल थे। ठीक ठीक ठीक। ब्रिगेडियर साहब, इसमें हमें तो या हमारे जो बच्चे हैं या हमारी आज की जो नस्ल है उन सबको पता है कि जी 6 सितंबर 1965 हम यौम दिफाई पाकिस्तान सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन दर हकीकत ये जो इंडिया के साथ हमारी कशीदगी का मामला था ये अप्रैल 1965 में गालिबन शुरू हुआ था, जब मामूल की हल्की पुल्की झड़पें हुई थी और पाकिस्तान ने भारत को उसका जवाब दिया था। फिर एक ऑपरेशन भी हुआ और उसके बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जो है बाकायदा तौर पर मनसूबाबंदी के साथ अपने फौजियों को पाकिस्तान की सरहदों की तरफ भेजा। अप्रैल 1965 में अगर ब्रिगेडियर साहब आप हमें बता सकें कि बेसिकली हुआ क्या, जिसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता मामला जंग की तरफ गया और 17 दिन की एक तवील जंग भी हुई। यहाँ देखिए ये स्टार्ट हुई बेसिकली रन ऑफ कच्छ से। ये रन ऑफ कच्छ के जो इलाका है ये बदीन के साउथ में है, जो सिंध के अंदर है, कराची के 200 किलोमीटर ईस्ट ऑफ कराची है। तो यहाँ पे इंडिया ने इंट्रूड किया और उसके अंदर वो दाखिल हुए और एक हमारी पोस्ट थी वो उसको उन्होंने कैप्चर किया। तो देयरफॉर एक आर्मी का यहाँ पे दस्ता भेजा गया और उसको टास्क दिया गया था इनको यहाँ से आपने इजेक्ट करना है। वो आए, उन्होंने इसको यहाँ से एजेक्ट करके उनको वापस रिपल्स कर दिया था। सो उस वक्त ऐसी सिचुएशन हुई कि दोनों आर्मीज मोबिलाइज हो गई थी इस हालात की वजह से। सो अब लोगों का मानना ये भी है कि बुनियादी वजह जो जंग 65 की बनी वो रन ऑफ कच्छ से बेसिकली स्टार्ट हुई। और इसमें फिर ये इसके बाद ये हुआ कि जब यहाँ पे इंडिया को शिकस्त हुई, क्योंकि जो दाखिल हुए थे हमने उनको वहां से वापस धकेला वापस इंडिया की तरफ, तो उसके बाद इन्होंने अपना जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी थी वो शिफ्ट कर दी टू द नॉर्थ, कारगिल के एरिया में। वहां पे एक हमारी आइसोलेटेड पोस्ट थी, सीज फायर लाइन को क्रॉस किया, उस पर हमला किया। सो इसके जवाब में सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट के बुनियाद पे ऑपरेशन जिब्राल्टर में लॉन्च हुआ और इसके बाद जो था ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम लॉन्च हुआ, जिसका मकसद ये था क्योंकि इससे आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में उस वक्त लड़ाई चल रही थी। तो ये जो ग्रैंड स्लैम था एक्सिस जो बिम्बर, शम्ब, जोड़िया और अखनूर के इस एक्सिस पे लॉन्च किया गया। इसका बुनियादी मकसद ये था, एक तो जो मुजफ्फराबाद पे प्रेशर बिल्ड हो रहा था उसको वहां से रिलीव करना था। सो इसमें यह था कि ये ग्रैंड स्लैम वाज ए सक्सेसफुल ऑपरेशन। वी वर 2 किलोमीटर शॉर्ट ऑफ अखनौर जब सीज फायर हुए और इसमें भी एयरफोर्स का बड़ा नुमाया इसमें वो था। और इसके बाद देखिए ये हालात के बाद 6 सितंबर को फिर इंडिया ने जब देखा कि उनके लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं तो देयरफॉर इंटरनेशनल बॉर्डर को उन्होंने 6 सितंबर को क्रॉस किया और इनिशियल फोकस जो उनका इनिशियल थ्रस्ट था वो लाहौर और कसूर पे था। और जब हम लोगों ने उनको वहां पे रोका, जब डिफेंसिव फोर्सेस आए, इसके बाद हम खैमकरन पे चले गए। इसके बाद इनका जो मेन एफर्ट था वो सियालकोट में आया, ईस्ट ऑफ सियालकोट।
जिसमें ये जफरवाल का इलाका शामिल है, शकरगढ़ का इलाका शामिल है, पसरूर का इलाका शामिल है और चविंडा है। और चविंडा में फिर वो टैंकों की मशहूर लड़ाई लड़ी गई जिसकी एक तारीख है, और जिसमें पाकिस्तान के जो आर्म फोर्सेस थे, स्पेशली जो आर्मर वाले थे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान की तारीख का निहायत अहम दिन है। पाकिस्तान ने हमेशा अपनी सरहदों का पुरअमन तरीके से दिफा भी किया है, दिफा करता रहेगा और इसी तरह से आगे बढ़ता रहेगा। बहुत शुक्रिया सर आपका। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुश आमदेद कहेंगे। इख्तलाफ राय सियासत और जमहूरियत का हुस्न है, मगर जब ये इख्तलाफ ज़ाती हमलों और अंडे फेंकने तक जा पहुँचे तो ये मुआशरे के अखलाकी जवाल की अलामत है। लगता है कि पाकिस्तान की सियासत अब मकालमे की बजाय एक तमाशबीनी और तौहीन पर उतर आई है। गुज़श्ता रोज़ अडियाला जेल के बाहर इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान के साथ जो अफसोसनाक वाक़ा पेश आया, उसकी हर तरफ से मजम्मत हो रही है। पीटीआई के सियासी मुखालिफिन भी इस वाक़े को नाकाबिल कबूल करार दे रहे हैं, लेकिन हैरत की बात है कि पीटीआई के अंदर से ऐसी आवाज़ें आ रही हैं जो ना सिर्फ इस वाक़े को सियासी ड्रामा दिखाने की कोशिश कर रही हैं, बल्कि सियासी मुखालिफिन को बोलने की हल्लाशेरी भी दे रही हैं। बुशरा बीबी की बहन है मरियम रियाज वट्टू, उन्होंने एक्स पे अपने ट्वीट में कहा कि अच्छा ड्रामा लगा हुआ है, आप सब बेवकूफ़ बने जा रहे हैं, चीज़ों का तज्जिया करें और हतमी नतीजे पर पहुँचे। मरियम रियाज के बयान को वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी इंडोर्स किया और ये कहा कि बुशरा बीबी की बहन खुद ये कह रही हैं कि अलीमा खान ने खुद पर यह अंडा फेंकवाया। इसी तरह से वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी इशारा किया कि इमरान खान के अपने खानदान में 2 ग्रुप्स की लड़ाई में अंडे तो इस्तेमाल हुए हैं। ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि सियासत में जूता स्याही गालम गलूच का जो कल्चर है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुतारिफ कराया, अब यही आग उनके अपने दामन तक जा पहुंची है। यहीं पर नहीं बात खत्म हुई। अलीमा खान की मुखालिफत के बावजूद सेनेटर बनने वाली मिशाल यूसुफजई का भी गुज़श्ता रोज एक ऐसा ट्वीट सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि जैसे अलीमा खान के बेटों को इंसाफ मिला, वैसे ही इमरान खान और उनकी अहलिया को भी इंसाफ मिलना चाहिए। ऐसे में सवाल उठता है कि इमरान खान की गैर मौजूदगी में क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में खानदानी जानशीनी पर कोई खामोश जंग जारी है, या ये महज एक इख्तलाफी बयानिया है जो हमारे सामने आ रहा है। इससे मुतालिक और भी कई ऐसी अहम चीज़ें हैं जिस पर बात करने के लिए हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। मैं उनका तारुफ करा देती हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नईम हैदर पंजोता साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया पंजोता साहब, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। पंजोता साहब, गुज़श्ता रोज़ जो वाक़ा पेश आया, सबसे पहले तो उसकी हम मज़म्मत करते हैं। पाकिस्तान में ये कल्चर अगर था है तो ये ख़त्म होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि कैमरे की आंख के ज़रिए से एक पिक्चर हमारे सामने आई। आप चूँकि अलीमा खान साहिबा के मौजूद थे उनके हमरा, तो असल में दर हकीकत वहाँ पर हुआ क्या था, क्या वाक़या था? कैमरा एक अलग पिक्चर पेश कर रहा है, आप वहाँ पर थे, आपने क्या देखा था? बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज़िश आपने मौका दिया इस वक्त। बात यह है कि इमरान खान का पैगाम जो है उनकी बहनें लेकर आती हैं अडियाला जेल से बाहर, तो उस पैगाम की तकलीफ़ है, और वो तकलीफ़ इतनी ज़्यादा है कि कभी बेटों को उठाया जाता है, कभी उन पर पाबंदी लगाई जाती है कि आप अंदर नहीं जा सकते, कभी समातें, रात को पता चलता है कि समात मुलतवी हो गई है। यानी तोशाखाना 2 केस की अगर सुबह समात है तो अगर ट्वीट आ गया तो 10 मिनट के बाद मुलतवी हो जाएगी। ये पिछली दफ़ा भी हुआ कि जब नाम आया कुछ लोगों का 8 दफ़ा या 7 दफ़ा, तो समात सुबह मुलतवी हो गई। तो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान से पैगाम उनका महदूद करने के लिए सारा किया जा रहा है। बहनों के ऊपर हमला जो है वो जिन्होंने कराया है वो इंतहाई कमज़र्फ़, छोटे दिल वाले या छोटी सोच वाले, छोटी ज़हनियत वाले, उनके घर में शायद माएँ बहनें नहीं हैं कि उन्होंने इतना भी एहतराम नहीं है कि आप सियासी तौर पर इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सके, उनकी बहन को नहीं तोड़ सके, उनकी वाइफ को नहीं तोड़ सके, उनके भाइयों को नहीं तोड़ सके, उनके वर्कर्स को नहीं तोड़ सके, गोलियां तक चलाईं, तो आप इस हरबे पे आ गए कि आपने जाकर अलीमा आपा के ऊपर जाकर इस तरह से अंडा जो है वो मरवाया। अब सवाल ये है कि पुलिस जो है वो वहाँ पर तमाशाई बन के खड़ी रही। यानी जब सारा ये वाक़या हो रहा था अचानक से उसने आके किया, तो वहाँ अदरवाइज़ जब ये वाक़या यानी अंडे के बाद तो फ़ौरन वहाँ पे पुलिस एक्टिव होगी उसको बचाने के लिए, उससे पहले क्यों एक्टिव नहीं थी? तो ये तो एक पूरा प्री प्लान लगता है। मैं उस वक्त मौजूद था अडियाला जेल के बाहर जब अलीमा आपा ने आना था, तो वहाँ पर SHO हैं मुतलका, वो बार बार मुझसे पूछ रहे थे कि आज प्रेस टॉक करनी है। मैंने कहा जी करनी है। फिर उन्होंने अलीमा आपा को गेट पर रोक कर जो है ये पत्नी जो भी बात की तो समझ नहीं आ रही थी, हालांकि वो इस तरह नहीं करते कि आकर पूछें,
और बाकायदा तौर पर गेट जो है वो बंद किया गया। अच्छा। और हम क्योंकि उस गेट के अंदर बैठते हैं, एक लोहे का वो बना हुआ है छत सा, तो उसके बाहर हमें निकाला, कहा कि नहीं आप अंदर नहीं बैठ सकते, आप बाहर जाइए। अच्छा। तो पहली दफ़ा SHO अंदर वहाँ पहुँचा हुआ था और पहली दफ़ा हम गेट बंद कर उन्होंने गाड़ी अंदर रोक के उनके साथ गुफ्तगू कर रहा था और बार बार हमसे पूछ रहा था कि आपने जाना है। फिर ये इतनी सारी नफरी जो है, जितनी ज़्यादा कल तादाद में लेडीज़ भी और आपने पुलिस वाले सारे देखे, ये नहीं पहले कभी नज़र आती प्रेस टॉक के टाइम के ऊपर कि ये सारे आकर SHO भी अमूमन देखा है कि सिर्फ आप या कारकुनान होते हैं मीडिया के। मतलब ये पुलिस की नफरी ज़्यादा तब होती है जब हम बैठने का इरादा रखते हैं, कि बहनें कहती हैं कि अब हमने बैठना है, तो उस वक्त बख्तरबंद गाड़ियाँ और पुलिस की नफरी मंगाई जाती कि कारकुनान को मुंतशिर करना है, अलीमा को गिरफ्तार करके चक्री छोड़ना है, उस वक्त ज़्यादा तादाद में पुलिस होती है। लेकिन कल पुलिस ज़्यादा तादाद के गैर मामूली आपने रवैया महसूस किया। ठीक है, तो ये आइडिया हमें तो नहीं था ना कि अचानक से प्रेस टॉक के दरमियान, क्योंकि जब वहाँ पर नारे मारे जा रहे थे, जो भी वहाँ आए हुए थे लोग, तो कुछ लोगों ने कहा अलीमा आपा को कि आप बात कीजिए। अच्छा। तो उन्होंने कहा जी कि मैंने इनसे जो है वो बात मैं आके करती हूँ, पहले मैं इमरान खान का पैगाम कौम तक पहुँचा लूँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है होता है इमरान खान का पैगाम आवाम तक, पूरी कौम जो है इंतज़ार कर रही होती है कि क्या आज हमारा लीडर बात करता है, मुल्क की उन्होंने मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात करनी होती है। तो उन्होंने कहा कि हम बाद में आएंगे। तो प्रेस टॉक के दरमियान ही अचानक से पीछे से अंडा है, हमने वहाँ प्रेस टॉक से हम नहीं हटे, आप देख रहे होंगे कि मैंने देखा अलीमा खान साहिबा दोबारा से उसी क्योंकि अलीमा आपा ने कहा कि इसको नॉर्मलाइज करें, कोई नहीं हो गया ना, बस ये होना है, हमने इमरान खान का पैगाम देना, क्योंकि नज़र उस सारे साने के अंदर ही आ रहा था कि एक तो अलीमा आपा इमरान खान का पैगाम लेकर आती हैं, दूसरा जब वो पैगाम बयान कर रही थी तो उस पैगाम का तसलसल रोकना है, और तीसरा ये है कि उनकी इंसल्ट करनी है। अच्छा, मैंने देखा वहाँ पे पंजोता साहब एक सफ़ेद रंग की गाड़ी के अंदर खवातीन को भेजा गया, पुलिस ने जो उनके स्पोक्स पर्सन की तरफ से मौक़िफ़ आया वो ये कहा कि जी हुजूम बड़ा मुश्तिल हो गया था, हिफाजती तहवील में लेना था। क्या ऐसा होता है कि किसी भी अनजानी गाड़ी में पुलिस वाले हिफाजती तहवील में किसी को भी डाल के तो ले जाएं? हमने तो देखा है कि ये कल्चर है, पुलिस की अपनी वैन्स और अपनी गाड़ियाँ वहाँ पर खड़ी होती हैं, हिफाजती तहवील उन्हीं में दी जाती है। तो ये कैसे मुमकिन हुआ कि एक ऐसी अनजान गाड़ी जिसके अंदर उन्होंने ख़वातीन को बिठाया फिर रवाना कर दिया? ये पूरा प्लान था। अब आप देखें कि जो गाड़ी उस वक्त इन्होंने तहवील के अंदर ली, उसके बाद वो 9 बजे जिस शोरूम से ली गई थी उस पे जाकर उसकी यानी वहाँ आमदगी पा रहे हैं, तो उससे वाज़ेह नज़र आता है कि गाड़ी भी छोड़ दी गई, और बाद में हमें पता चला कि जो लड़कियां गिरफ्तार की गई थी उनको भी छोड़ दिया गया। अच्छा। तो आपने देखना है कि हमने क्या एप्लीकेशन दी है उनके खिलाफ कार्रवाई करने की। पहली बात यह है कि हमने दी एप्लीकेशन। दूसरी बात, अगर हमने एप्लीकेशन नहीं भी दी तो सरकार मुद्दत के अंदर आम लोगों के ऊपर एहतजाज करने के, पुरअमन एहतजाज करने के पर्चे दर्ज कर रही होती है, तो उसमें क्या कदगन नहीं। इसी पे जो तलाल चौधरी साहब हैं उन्होंने कहा कि आप लोगों ने कोई दरखास्त दी है कार्रवाई की? दी है, कार्रवाई होगी जी, बिल्कुल कल दी थी, और SHO साहब ने कल ही हो गई। ठीक है जी, कल ही छोड़ दिया, क्योंकि वहाँ जो मुतलका एहलकार हैं उनमें से किसी 1-2 बंदों ने बताया हमारे लोगों को कि उनको छोड़ दिया गया है। कहीं पर अगर उनके ऊपर वो पर्चा दर्ज हुआ होता या अपनी मुद्दत में पुलिस दर्ज करती, तो आज किसी कोर्ट में पेश किया जाता। वो PTI की थी, वो नहीं PTI की भी हो, तो अगर PTI की भी हो तो किसी बंदे के ऊपर अगर कोई भाई बहन के ऊपर हमला करता है तो उसकी भी FIR दर्ज होती है। PTI की भी थी, तो हमने एप्लीकेशन दिया है ना, आप उनको जो है उनकी बंदी डाल के आप उनको मुतलका कोर्ट के अंदर पेश करें, आपने छोड़ दिया ना। और गाड़ी जो है, गाड़ी मौके की जो है वो इसे माल मुकदमा कहते हैं, तो गाड़ी जो है वो भी छोड़ दी गई, वो उस मालिक के पास पहुंच गई है। खवातीन भी छोड़ दी गई, गाड़ी भी मालिक के पास चली गई, तो वो देख रहे थे उसका वो मालिक जो है उसका भी कोई वीडियो स्टेटमेंट्स चल रहे थे, उसने कहा कि मुझसे ऐसे लेकर के, लेकिन उसके पास पहुंच गई ना, मतलब पुलिस ने गाड़ी को भी छोड़ दिया और उन औरतों को भी छोड़ दिया। अच्छा, बड़ा संजीदा मैटर था ये पंजोता साहब, और कल हर एक ने मुजम्मत की, कोई भी बड़ा लीडर था, कोई भी किसी भी सियासी जमात का था, उसने मुजम्मत की। लेकिन जो बड़ी एक हैरान कुन बात थी वो ये थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से, अब पहले तो सवाल बाद में होगा, पहले ये बताइए कि आप बुशरा बीबी जो हैं उनकी बहन को ओन करती है PTI, या आप उनको एक इंडिपेंडेंट क्राइटेरिया के अंदर देखते हैं? देखिए, बहन के बयान के हवाले से, क्योंकि अगला आपका सवाल होगा, वो बुशरा बीबी साहिबा की बहन है, ठीक है जी, तो बुशरा बीबी का ख़ानदान हमारे लिए काबिल एहतराम है। अब उन्होंने उस ट्वीट के अंदर अलीमा आपा का नाम नहीं लिखा, बाद में उन्होंने एक दोबारा स्टेटमेंट भी दी कि गलत उसका मकसद जो है जोड़ा जा रहा है या उसको ऊपर टैग किया जा रहा है। तो मामला ये है कि एक्चुअली जो मैंने आपके सामने वकूआ बताया, उस वकूए के ऊपर पुलिस को एक्शन लेना चाहिए था। कोई स्टेटमेंट जो भी दे, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि ये डाउटफुल स्टेटमेंट है, उनकी बहन ने दी है या किसी और रहनुमा PTI ने दी है, उसको आप छोड़ दें, ठीक है। आपने
देखना है कि वकूआ हुआ है या नहीं हुआ। बात आपकी सही है, लेकिन पंजोता साहब घर की लड़ाई के अंदर ही अगर आपके आपस के दरमियान ही खानदान के अंदर फूट पड़ जाए तो बाहर वाला तो कहता है कि पहले आप अपना अंदर का माल खाना ठीक कर लो। आप लोगों के तो अंदर ये सारा कुछ हुआ ना। आप कह रहे हैं मरियम वट्टू साहिबा जो है वो अपने बयान से उन्होंने दोबारा से बयान किया, लेकिन उन्होंने लिखा तो ये कि सारे ड्रामे हो रहे हैं, आप सब लोग बेवकूफ़ बने जा रहे हैं। एक खातून, उनके ख़ानदान की खातून ही हम उनको समझेंगे, अलीमा खान साहिबा को उनके ऊपर अंडा फेंका गया या उनके ऊपर जिस भी नौयत का हमला किया गया, यह काबिल मुज़म्मत है। आप काबिल मुज़म्मत के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते। जब आप ये कहते हैं कि ये सब ड्रामा है तो उससे कई लाखों करोड़ों ऐसे सपोर्टर्स हैं जिनकी दिलासारी होती है और लोग ये बात करते हैं कि पीटीआई इनको ऑन करती है और पीटीआई के अंदर इख्तलाफ है। नहीं, देखिए उन्होंने ट्वीट के अंदर नाम नहीं लिखा अलीमा आपा का, और दूसरा ट्वीट उन्होंने क्लैरिफिकेशन कर दिया, तो बात इससे मेरे ख्याल में आगे बढ़नी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं या दीगर रहनुमा हैं, उन्होंने बिल्कुल खुल के जो है इस वाक़े के ऊपर मजम्मत नहीं की, बल्कि उन्होंने कहा जी पीटीआई ये सारी सियासत लेकर आई है और आज आपको जो है भुगतना पड़ रहा है और ये जो है वो जैसा करोगे वैसा भरो वाली बात है। हालांकि इमरान खान साहब का बयान मौजूद है कि उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ के ऊपर अगर चप्पल मारी गई है किसी ने तो मैं उसकी जो है मजम्मत करता हूँ और ये नहीं होना चाहिए। इसी तरह हमारे और पीटीआई ऑफिशियल माजरत के साथ पंजोता साहब, बहुत सी माजी की ऐसी चीज़ें हैं जिनमें तल्ख रवैये भी देखे गए। जो सना मिर्ज़ा हमारी कुलीग रही हैं, उनके साथ जो कुछ हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज या धरने के दौरान, जिस तरह की उनके ऊपर बोतलें फेंकी गई, वो उसके ऊपर आपदीदा भी हो गई। उसके ऊपर खान साहब ने कहा कि चूंकि चैनल अपनी जानिबदारी जाहिर नहीं कर रहा तो गैर जानिबदार नहीं है, इसलिए ये सारा कुछ तो होना था। माजी की बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उनको दलील के तौर पे हम पेश नहीं कर सकते, हमें आगे बढ़ना चाहिए। अब आगे जो एक मामला है वो ये है कि हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने एक कॉलम तहरीर किया है 5 सितंबर को, और उस कॉलम के अंदर उन्होंने अलीमा खान साहिबा के हवाले से एक मुफस्सल चीज़ें जो हैं वो बयान किया, और उसमें उन्होंने कहा कि जी अलीमा खान साहिबा जो हैं वो हमेशा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर आना चाह रही थी, इलेक्शन लड़ना चाहती थी, सियासत में आना चाहती थी, खान साहब ने उनको रोके रखा। फिर वो ये शिकवा भी कर रहे हैं कि जी अलीमा के बेटे गिरफ्तार हुए तो सोशल मीडिया ने सर पर उठा लिया आसमान को, लेकिन जब हसन नियाज़ी को 10 साल की सज़ा हुई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी सर्द मोहरी दिखाई और सोशल मीडिया की सर्द मोहरी भी दीदनी थी। ये शिकवा हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब नहीं, हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब का ये शिकवा बिल्कुल गलत है। अच्छा। जितना आवाज़ हमने उठाई हसन नियाज़ी के लिए, मिलिट्री कस्टडी में थे और हर जगह पर सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा भी लड़ा और हर प्रेस रिलीज़ के अंदर भी उनका जिक्र आया, हैदर मजीद का जिक्र आया। आप ऑफिशियल से पोस्टें देखें, ज़ाहिरी बात है उनके बेटे हैं और उनको मतलब लगता है कि शायद वो बाहर नहीं आए, तो वो होता है कि शायद उन्होंने ठीक आवाज़ नहीं उठाई, इस वजह से बाहर नहीं है, तो ये बात नहीं है। बाकी अलीमा आपा के बेटे हों, खान साहब के तो सारे भांजे हैं ना, हमारे लिए तो कोई नहीं है कि फ़लाना बंदा जो उसकी अहमियत ज़्यादा है उसकी कम है, सारे बराबर है। ठीक है। आप अलीमा खान साहिबा को मुस्तक़बिल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानशीन के तौर पे देखते हैं? नहीं, मैं नहीं देखता जी, क्योंकि अच्छा? देखें खान साहब ने बिल्कुल कभी भी ऐसा नहीं कहा कि इनका कोई सियासत से तल्लुक़ है। हाँ, कल अगर कोई ऐसी बात आती है तो मैं उस पर कहूँगा कि भी ऐसी बात आ गई, लेकिन मैंने गुज़श्ता मीटिंग्स देखी उनमें ऐसा नहीं है। वो अपने भाई के लिए आवाज़ बुलंद करती हैं, उनका मैसेज बाहर लेकर आ जाती हैं, पैगाम, उसमें उनको कहा जाना कि ये सियासत से इनका तल्लुक़ हो गया, तो कोई ऐसा तल्लुक़ नहीं है। ठीक है, लेकिन बाई इलेक्शन के अंदर भी उन्होंने, हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब क्लेम कर रहे हैं कि बाई इलेक्शन जब हुए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर के अंदर ही, उस वक्त उन्होंने कहा था कि मुझे एक टिकट दे, लेकिन इमरान खान साहब ने उसके ऊपर मना कर दिया था। वो ये कहते हैं कि जी अलीमा खान साहिबा मेरी किताब में नंबर 1 लीडर बन चुकी हैं और उनकी जानशीनी में इंतशार और बाहम बदएतमादी ने मज़ीद भी फ़रोग़ पाना है। और बात अब यह है कि अलीमा खान जो है वो जानशीन तो बन गई हैं, अब इनको कबूल करना खान साहब के लिए मजबूरी होगी। देखिए मसला पता है क्या जी, कि हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब का अगर देखा जाए, उनकी जो वाइफ हैं वो जिस तरह इमरान खान का साथ दे रही हैं, नौरीन खान साहिबा, वो अपने भाई का साथ दे रही हैं, तो मेरा ख्याल में एज ए इनको भी देखना चाहिए था कि ये बेनोई हैं और बेनोई होने के नाते फैमिली मेम्बर हैं, इनको साथ देना चाहिए था। जब हम हसन नियाज़ी के साथ खुल के और मौक़िफ़ खुल के डट के लेते हैं, इमरान खान साहब लेते हैं और पूरी कौम उनके साथ खड़ी होती है, तो इनको क्या मसला है? कोई ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने कोई टिकट की बात की थी। अगर टिकट की बात करती हैं तो क्यों ना उनको मिलता, या क्यों ना ऐसी कोई बात होती। क्लियर मौक़िफ़ है कि उनका कोई सियासत से लेकिन मेरिट तो खान साहब की अवलीन तरजीह रही है ना पंजोता साहब, जो आपने कौम के लिए कुछ किया नहीं है, तो मेरा नहीं ख्याल कि उनको फैमिली को किसी को वो टिकट देते। शेरशाह की स्टेटमेंट हमारे सामने, उसने कहा था कि मैं मेरिट पे उतरता नहीं, इसलिए मुझे टिकट नहीं मिलेगा। अब मुझे ये बताइए कि कुछ लोग इस पर पंजोता साहब कह रहे हैं कि नौरीन खान साहिबा पिछले कुछ समातों में अडियाला की तरफ आई नहीं है, तो शायद हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब का कॉलम उस तरफ भी एक रुख कर रहा है कि फूट अब
अब इस तरफ से भी आ गई है? नहीं, वो तो पहले दिन से ही ऐसी बात करते हैं, उनका कोई नया ये नहीं है, वो तो अटैक पहले भी करते हैं। और मैंने उन्होंने प्रोग्राम के अंदर भी कहा था कि आप ऐसा ना कीजिए। जहाँ आप बात करते हैं कि इमरान खान के दौर में वो कहाँ मिलिट्री ट्रायल हुआ आम सिविलियन का, आपके बेटे के लिए हम जो है आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और आप इधर इस जमहूरियत को डिरेल करने के ऊपर आप हक में बयान दे रहे हैं, तो वो उनका अपना एक नुक्ता नज़र है, वो तो शुरू से ऐसा कोई बात अब इख्तलाफ को छोड़ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत पे आते हैं पंजोता साहब, क्या सियासत में आप लोग अपना मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? आगे की स्ट्रैटेजी क्या है आप लोगों की? बज़ाहिर हमें यही लगता है कि आप लोग केसेस में, अदालतों में इधर उधर उलझ चुके हैं, पॉलिटिक्स के अंदर आप लोग कहाँ पे खड़े हैं? देखिए, पॉलिटिक्स के अंदर अगर बात की जाए ना, तो इमरान खान से जो मेरी मुलाकात हुई थी 2 हफ्ते पहले हुई थी, मंगल को हुई थी, और मैंने बड़ा बाखूबी उनको जांचा। मैंने यही महसूस किया कि इमरान खान साहब जिस तरह पहले दिन थे, यानी जब अटक को लेकर गए थे, 5 अगस्त को गिरफ्तारी हुई थी या 9 मई के ऊपर, आज भी उससे ज़्यादा मुझे पुरजोश नज़र आए। और अपनी बातों के अंदर यही बात उनकी नज़र आई कि कुर्बानी के बगैर कभी भी जो है वो आज़ादी नहीं मिलती। मैं अपनी ज़ात के लिए नहीं, इस कौम के लिए लड़ रहा हूँ। तो लिहाजा ये फ़ाइट है। अब देखें, अल्लाह ताला का भी हमें सुरखरू करते, हम तो लड़ेंगे इंशाल्लाह। कब तक सड़कों पे पंजोता साहब? एक आखिरी हल तो निकालना पड़ेगा आप लोगों को। देखिए, हम पहले भी हमेशा सड़कों पर निकले हैं, आगे से बेशर्मों से और कमज़रफ़ों से वास्ता पड़ा हुआ है, हम फिर भी निकलेंगे। और ऐसी बात नहीं है कि नहीं निकलेंगे। कौम बाशऊर है, और जितनी मर्जी आप सज़ाएं दे लें, आप दबा लें, लोगों को उठा लें, सारा कुछ कर लें, तो ये शऊर कैसे मिटेगा? लोगों की मोहब्बत जो इमरान खान के साथ है, वो क्यों मोहब्बत है? क्योंकि वो उन्हें पता है कि मुल्क के साथ अगर फेयर है तो ये है। क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद अगर कोई हमें लीडर मिला है हकीकी मायनों में, तो वही है। उसके बाद आप देख लें, कहीं डिक्टेटरशिप रही, कहीं कोई आया, किसी ने मुल्क तोड़ दिया, किसी ने क्या किया, वो सारी आपके सामने चीज़ें। ठीक है, अब ये बताइए पंजोता साहब, जो कायमा कमेटियों से आपके लोग तकरीबन 52 के करीब अरकान असम्बली हैं जिन्होंने रिज़ाइन कर दिया, जो बाकी के तकरीबन 26 के अराउंड बनते हैं, वो लोग रिज़ाइन क्यों नहीं कर रहे कायमा कमेटियों से? नहीं, मेरी इतलात के मुताबिक तो नहीं है ऐसा कि बहुत सारे लोगों ने नहीं किया। मेरी इतला के मुताबिक तो तकरीबन कर दिया। अगर कुछ रहते भी हैं तो वो कर देंगे। ऐसी बात नहीं है कि वो कोई उसमें कर रहे हैं कि उनको मसला है। बल्कि मैंने ये सुना था कि स्पीकर साहब जो हैं वो इस्तीफ़े कबूल नहीं कर रहे। तो PTI की तरफ से कोई ऐसा मामला नहीं है कि PTI जो है वो उसके अंदर वो चाह रही है कि हम कायमा कमेटियों के अंदर बैठें। जहाँ ज़िमनी इलेक्शन की बात थी, वहाँ थोड़ा इख्तलाफ आया था और उन्होंने कहा था कि खान साहब को दोबारा ये राय दीजिए कि हमें जाना चाहिए, मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए। खान साहब ने जब दोबारा कहा कि मेरा ये नुक्ता नज़र है, फिर दोबारा बहस हुई, फिर फाइनल यही हुआ कि खान साहब ठीक फरमा रहे हैं और हमें तमाम लोगों को इसमें नहीं शामिल होना चाहिए। तो हम नहीं। अब ये जो बाई इलेक्शन की आपने बात की है पंजाब के अंदर, तो इलेक्शन कमीशन ने फिलहाल इन चीज़ों को पोस्टपोन कर दिया है। उन्होंने कहा कि जी सैलाब है, तबाहकारी है, अभी ये मुमकिन नहीं है, इसलिए हम नहीं कर रहे। तो खैबर पख्तूनख्वा भी तो इसी आफत से गुजर कर आया है, तो वहाँ पर जो बाई इलेक्शन आप लोगों ने करवाने हैं, उनका क्या फ्यूचर है? वहाँ पर भी आप लोग पोस्टपोन करेंगे या फिर प्रोसेस को आगे बढ़ने देंगे? देखिए, खान साहब ने कहा कि जहाँ जहाँ सजाएं हुई हैं ना, वहाँ हमने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना, क्योंकि वहाँ हिस्सा लेना मतलब ये है कि हम इस प्रोसेस को लेजिटिमेट करार दे रहे हैं। कमेटियों की जब बात हुई थी तो नेशनल असम्बली को उन्होंने कहा, तो मैंने वहाँ ओपिनियन दी, मैंने कहा अगर जाना है तो सबसे जाएँ, यानी सेनेट से भी जाएँ और पंजाब असम्बली से भी जाएँ। तो खान साहब ने कहा तुम्हारा ये बात बिल्कुल ठीक है, सबसे जाना चाहिए, लेकिन ये पहला फेज़ है। तो कमेटियों की हद तक मैं देख रहा हूँ कि अगले फेज़ के अंदर किसी और सेनेट से या सूबाई असम्बली से इस्तीफ़ों की तरफ बढ़े। बाकी जो ज़िमनी इलेक्शन है जहाँ सजाएँ हुई हैं, खान साहब ने कहा है वहाँ नहीं लड़ना। हमाद अजहर का इलेक्शन उस हल्के का, क्योंकि उसके वालिद फौत हुए हैं, तो इस वजह से वहाँ लड़ना है। लेकिन जो इलेक्शन मुलतवी किए गए हैं, मैं ये समझता हूँ इस वजह से किए गए हैं क्योंकि इससे पहले ये बात की जा रही थी कि तहरीक इंसाफ ने अगर हिस्सा नहीं लेना तो ये इलेक्शन जो है मुलतवी कर देंगे, क्योंकि इनकी हिम्मत ही नहीं है इलेक्शन करवाना, क्योंकि वहाँ टर्न आउट आएगा, पता चल जाएगा किसी को 5000 मिला कि दिन अगर जाएंगे आप पोलिंग बूथ के ऊपर, वहाँ आपको नजर आएगा कि बंदे तो है नहीं, तो ये वोटर कहाँ से आ गया। बावजूद इसके कि पीपल्स पार्टी और नून लीग इत्तेहाद कर चुके हैं इस बाई इलेक्शन के अंदर। एक आखिरी सवाल है पंजोता साहब, मामला यह है कि आप चूंकि वकील हैं, बड़े नामवर वकील हैं, अदालत का ही मामला है, उसके ऊपर आपकी राय चाहूँगी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने आज एक फैसला लिया, उन्होंने बैरून मुल्क मुकीम जो साइलिन हैं उनको बर वक्त इंसाफ के लिए कहा है कि जी जो उनका PSO होगा, जो उनकी जो प्रिंसिपल सीट है, वहाँ से उन केसेस को फटाफट निपटाया जाएगा, इंसाफ दिया जाएगा। इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि इसके ऊपर तनकीद इतनी ज़्यादा आ रही है कि पाकिस्तान के अंदर इंसाफ मुयस्सर नहीं है, आप सरहद पार हज़ारों किलोमीटर दूर जाके साइलिन की बात कर रहे हैं। नहीं, देखें, पाकिस्तान के हालात हैं जो इस वक्त सूरत हाल है कि यहाँ बुनियादी इंसानी हकूक, सलब, पटिशन पेंडिंग्स, हमारी फंडामेंटल राइट्स की पटिशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, वो तो लग नहीं रही।
तो अच्छी बात है अगर बाहर की वो कर रहे हैं, तो पाकिस्तान में भी तमाम मामलात को, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि 26 तरमीम के बाद ये जो एंटी टेररिज्म एक्ट के अंदर, लॉ के अंदर तब्दीली आई है, ये उसी का असर है। और मखसूस नशिस्तें छीन कर और जमातों को मिली, ये उसी का है। इमरान खान के केसेस नहीं लग रहे, ये भी उसी का है। आज हमारी इमरान खान से मुलाकातों की दरखास्तें नहीं लग रही, ये भी उसी का है। और इमरान खान बाहर नहीं आए, ये भी उसी 26वीं तरमीम की सारी वो। तो ये सारा वो घन चक्कर है जो चलता चला जाएगा, और उसके लिए जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आप समझते हैं डिमांड्स को कबूल नहीं किया जाएगा या मंजूर नहीं किया जाएगा, इस घन चक्कर से निकलना बहुत मुश्किल होगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नईम हैदर पंजोता साहब हमारे साथ मौजूद है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप हमारे साथ रहिएगा। के बाद एक मरतबा फिर से खुश आमदेद कहेंगे। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं कि मौसमियाती तब्दीलियाँ कुदरती आफत हैं, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मौसमियाती तब्दीलियों के चैलेंज को बैड गवर्नेंस ने और भी ज़्यादा ख़तरनाक बना दिया है, तो मेरा ख्याल है कि ये कहना गलत नहीं होगा। माजी में जब जब सैलाब आया, हमें हुकूमतों के बड़े बड़े दावे सुनने और देखने को मिले, और अब एक मरतबा फिर से वही सब कुछ दोहराया जा रहा है। क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए बरवक्त इक़दाम लेने के जो सुहाने ख्वाब हैं वो दोबारा से दिखाए जा रहे हैं। कागज़ों पर लकीरें खींचकर बड़े बड़े डैम्स भी बनाए जा रहे हैं। यही नहीं, इस मुल्क को कंक्रीट का जंगल बनाने वाले अब हर तरफ दरख्त ही दरख्त लगाने की बातें भी कर रहे हैं। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है, क्लाइमेट चेंज का जो चैलेंज है अब हमारे दरवाजे पर दस्तक नहीं दे रहा, बल्कि अब वो दीवारें तोड़कर हमारे घर के अंदर दाखिल हो चुका। मगर हम बदले ना ही हमारी बातें। 2010 में सैलाब आया तो उसे सदी का बदतरीन सैलाब कहा गया। तब क्लाइमेट चेंज से मुतासरा ममालिक में पाकिस्तान 8वें नंबर पर था। फिर 2022 में सैलाब आया तो तबाही 2010 से भी कहीं ज़्यादा हुई, तब हमारा नंबर 5वां हो गया। और अब 2025 में सैलाब की तबाहकारियां फिर से जारी हैं। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासरा होने वाले मुल्कों में इस वक्त टॉप पर है। हम एक बार फिर से 4 दिहाइयों के बदतरीन सैलाब का सामना कर रहे हैं, जिससे अब तक 40 लाख अफराद मुतासिर हो चुके हैं। 4000 से ज़ायद देहात मुकम्मल तौर पर डूब चुके हैं। मगर हुकूमत मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के दावे करते हुए नहीं थक रही। मगर यह जानना बड़ा ज़रूरी है कि क्या ये दावे हकीकत में बदल पाएंगे या नहीं। इसी पर हम बात करेंगे। माहिर माहौलियात मरियम शब्बीर अब्बासी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मरियम, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। मरियम साहिबा, सबसे पहले तो ये बताइए कि हमें तो हमेशा जब भी मानसून का आगाज़ हुआ तो पता चला कि जी पहला स्पेल आ रहा है, दूसरा स्पेल आ रहा है। अब हमें चंद रोज़ के बाद दोबारा से ये प्रिडिक्ट किया जाता है कि एक नया स्पेल आ रहा है, इस बात बारिशें और भी ज़्यादा ख़तरनाक होंगी। तो ये जो सब कुछ हो रहा है, ये मौसमियाती तब्दीलियों का नतीजा है या फिर सैलाब में मानसून बारिशों का भी अमल दखल है? जी देखिए, ये मॉनसून की जो बारिशें हैं जो वक्त से पहले आ गई हैं और बहुत अनप्रेसिडेंटेड किस्म का रेनफॉल आ रहा है, ये भी क्लाइमेट चेंज का एक इम्पैक्ट है। आप देखेंगे जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आपका दर्जा हरारत सन 1800 से लेकर सिर्फ मजबूरी तौर पर 1.1 दर्जा हरारत टेम्परेचर में इजाफा हुआ है, जिसको कम करने की कोशिशें की जा रही थी कि 1.5 तक लिमिट कर दिया जाए। लेकिन अब हम देख ही रहे हैं कि 1.1 जो है वो औसतन दर्जा हरारत हमारा बड़ा है, तो उससे जो फ्रीक्वेंसी है आप देखें, आपका अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल, आपकी हीट वेव्स, आपका सर्दियों में जो है वो लेस इंटेंस विंटर्स आपकी हो गई हैं और बड़ा कम ड्यूरेशन आपको पाकिस्तान में विंटर्स का मिलता है और पूरी दुनिया इसकी लपेट में है। लेकिन पाकिस्तान चूंकि जियोग्राफिकली पाकिस्तान को अगर आप देखें तो गिलगित से स्टार्ट करें और सिंध तक जाएं तो हमारे पास सहरा भी है, हमारे पास ग्लेशियर्स भी हैं, हमारे पास जो है वो शहर भी हैं बहुत, जिसमें कॉन्क्रीट के जंगल जैसा कि आपने बताया, मैदानी इलाके भी हैं, माउंटेनियस भी हैं। तो आपको टेरेन जिस तरह का मिलता है उसमें फिर मल्टीपल किस्म के चैलेंजेस भी क्लाइमेट चेंज के आपको नजर आते हैं। मिसाल के तौर पर क्लाइमेट चेंज की वजह से गिलगित बल्तिस्तान की तरफ, नॉर्दर्न एरियाज की तरफ आप देखें तो वहाँ पे ग्लेशियर्स बहुत तेजी के साथ आपके मेल्ट हो रहे हैं। इसी तरह अगर आप देखें सिंध की तरफ तो हम देखते हैं कि थरपारकर में थ्रू आउट जो है वो कई सदियों से जो है वो आपको ड्राउट की कंडीशन है। लेकिन कराची की तरफ जाएं तो आपका सी लेवल राइज कर रहा है, वो भी आपके सैलाबों का सबब बनता है। फिर मानसून जो है वो इस दफा अर्ली आ गया आपके क्लाइमेट चेंज की वजह से, और इसके अलावा फिर क्लाइमेट चेंज की वजह से क्लाउड बर्स्ट जैसे फिनोमेना जो है वो पाकिस्तान में इस दफा काफी देखने को मिले। तो बहार में हमने फिर देखा कि यालाबारी हो गई। तो बहुत मल्टी किस्म के आपके चैलेंजेस हैं, ये ओवरऑल आपके क्लाइमेट चेंज की वजह से ऑफ कोर्स हैं, लेकिन किस तरह से हमारे इंस्टीट्यूशंस इसको रिस्पॉन्ड करते हैं वो हमारी गलती है।
आप देखें कि सिर्फ आप पाकिस्तान में जो इस वक्त कॉन्ट्रीब्यूट चीज़ें कर रही हैं, सबसे टॉप पर तो मैं आपको कहती हूँ कि ये प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ जो हैं, मैं कई सालों से इस पर बात कर रही हूँ कि आप देखें कि किस तरह से वो आपके दरियाओं के अंदर हैं, आपके हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जो है वो रेस्टोरेंट वगैरह आपके दरियाओं के ऊपर हैं। ये तो देखिए ना, ये आपने बिल्कुल इदारों की तरफ जो एक तवज्जो दिलाई है, बिल्कुल ये हाउसिंग सोसाइटीज़ जो हैं ये रातों रात थोड़ी ना खड़ी हुई हैं। गवर्नमेंट की मंजूरी के बाद, बाकायदा अप्रूवल के बाद, इदारों की तरफ से NOCs मिलने के बाद इनका यहाँ पे स्ट्रक्चर खड़ा किया जाता है, लोगों को सुहाने ख्वाब दिखाए जाते हैं, खूबसूरत मंजर दिखाकर इन लोगों को अपनी तरफ लाया जाता है, लोग वहाँ पर घर भी खरीदते हैं। तो इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं लोगों की अवेयरनेस भी कम है और बहुत सारी जगहों के ऊपर गफलत भी है उन इदारों की जिन्होंने बेसिकली इस पूरे मामले को कंट्रोल करना है। जी, इसमें दो तरह के इश्यूज हैं। एक देखें कि आपने बिल्कुल सही कहा कि लोगों को नहीं पता होता है, जब वो अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, कोई जगह ले रहे होते हैं, पूरी जिंदगी की जमा पूंजी लगाते हैं, तो उन्हें नहीं पता होता कि क्लाइमेट चेंज के हिसाब से यहाँ पे क्या इम्पैक्ट आने वाले वक्तों में हो सकते हैं। अब देखें दूसरी तरफ जो है वो इदारों की जहाँ तक बात है, उसमें दो तरह के रीजंस मुझे नजर आते हैं। एक तो ये है कि आपके इदारे बहुत पावरफुल नहीं है जो इम्प्लीमेंट करवाते हैं। आप देखें कि कोई इंडस्ट्री को अगर इदारा हमारा बंद करना चाहता है, मिशन कर रही हैं, या प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी अप्रूव नहीं कर रहे होते क्योंकि वो स्टैंडर्ड मीट नहीं कर रहे होते, मुख्तलिफ किस्म के जो रिक्वायरमेंट्स हैं हमारे CDA, KDA, LDA और इस तरह के डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के जितने भी ऑफिसेज हैं, तो उसमें बहुत प्रेशर उन इदारों की तरफ से आता है, बहुत पावरफुल सेक्टर्स की तरफ से। बहुत ये जो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ वाले इदारे आपको नजर आते हैं बड़े पावरफुल हैं, तो उनके ऊपर दबाव होता है कि आप ये अप्रूव करें, NOC हमें इशू करें। अगर वो उनको नोटिस भी भेजते हैं, जैसे आप देखें ये जो रावी का प्रोजेक्ट था, ये रूदा और ये इस दरियाई रावी के जो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज थी, उनको 10 से 12 NOCs इशू किए गए कि आप यहाँ पे नहीं कर सकते। अच्छा, हम कतई कलामी की माफ़ी मरियम साहब, हम वाकई ये तनकीद बनती है, जायज़ है, और उसकी तबाहकारियाँ हमने मौजूदा इस फ्लड के अंदर देखी भी हैं, लेकिन हमारे सामने बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल्स आती हैं जिसमें बताया जाता है कि जी फलाने मुल्क के अंदर जो है वो दरिया के अंदर जो है वो पूरा का पूरा शहर खड़ा कर दिया गया, तो वहाँ पर और यहाँ पर कौन से स्टैंडर्ड्स हैं जिनको मीट नहीं किया जाता और वहाँ पे चीज़ें महफूज रहती हैं, यहाँ पर हम कई किलोमीटर के फासले पर बैठकर भी जो है वो तबाही और आफत के दरमियान में आ जाते हैं। जी देखिए, सबसे पहले कोई भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट आपका होता है तो उसके लिए एक असेसमेंट की जाती है जिसमें देखा जाता है कि आपका माहौल कितना तबाह होगा, सोशली क्या उसके इम्पैक्ट आ सकते हैं, क्लाइमेट चेंज की असेसमेंट की जाती है कि अगले 10 से 15 सालों में उस पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो ये सारे आपका एक क्राइटेरिया एक तरह का होता है, उसकी बेस पर जो है वो अप्रूवल एक जगह पर दी जाती है। फिर बाकायदा आपके कानून हैं, जो बाहर के ममालिक हैं उसमें कानून की काफ़ी ठीक है इम्प्लीमेंटेशन होती है, लेकिन पाकिस्तान में आपको नहीं दिखती है इस तरह की इम्प्लीमेंटेशन। तो फिर उससे फिर होता ये है कि आप कानून से बाहर निकल के आप फेवर्स लेके दबाव डाल के NOCs अगर ले लेते हैं तो आपको इस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं जो हमें पाकिस्तान में नज़र आई हैं। लेकिन साथ ही साथ आप सिर्फ पंजाब की अगर मैं बात करूं तो आप देखें कि पंजाब में मैक्सिमम जो हाउसिंग सोसाइटीज़ आपकी हैं वो सारे का सारा आपका ज़राअत की ज़मीन होती थी, जो किसानों से जो है वो औने पौने दामों लेके उस पर ये सोसाइटीज़ खड़ी की। अब आप देखें कि जो काश्तकारी के इलाके हैं उनके ऊपर उसकी ज़मीन किस तरह की आप होती है, ये भी आप देखें। और फिर उसके ऊपर जब आप कंस्ट्रक्ट करेंगे वो किसी वजह से सदियों से वहां पे किसान रावी के इर्द गिर्द जो है वो रहते थे और खेती बाड़ी करते थे क्योंकि पानी करीब था। वहां पे हाउसिंग सोसाइटीज आप खड़ी करेंगे तो पानी आपके घरों में ही आएगा, वो कहीं और तो जाएगा नहीं। तो एक तो थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है। इसके अलावा ये है कि बाकी ममालिक में थोड़ा रिसोर्सेज का इशू नहीं है। आप देखें कि उनके पास जो है वो क्लाइमेट चेंज रिलेटेड कोई इनिशिएटिव लेना चाहें, इकोनॉमिकली बड़े स्ट्रॉन्ग मुल्क हैं, सिस्टम्स इन प्लेस हैं, वेस्ट मैनेजमेंट के सिस्टम है। जैसे सैलाब हमारे आए तो सारा कचरा हमारे इनके अंदर है, सैलाबों के अंदर है, तो रिस्पॉन्स करने का उनके पास एक इकोनॉमी है स्ट्रॉन्ग। हमारे यहाँ ये है कि क्लाइमेट प्लानिंग के साथ आगे बढ़ते हैं। लेकिन जिस तरह से आपने अपने गुफ्तगू के आगाज़ में बताया कि एक अनएक्सपेक्टेड किस्म का मौसम पाकिस्तान के अंदर चल रहा है, कभी स्नो है, गर्मी है, तो कभी मौसम ठंडा है, सर्दी है, तो कभी आपको एक हीट महसूस होती है, अनएक्सपेक्टेड बारिशें हो रही हैं, तो ऐसा है कहीं पर मरियम साहिबा हमने ख़ुद को नेचर के हिसाब से एडजस्ट करने में बहुत देर कर दी, क्योंकि नेचर के हिसाब से ख़ुद को एडजस्ट करके हम इन चीज़ों से बच सकते थे, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा लगता है कि शायद हमने खुद को एडजस्ट नहीं किया। जी बिल्कुल सही बात है। हमारा ज़्यादातर जो रिस्पॉन्स होता है ख़ासतौर पर हमारे इदारों का, वो ज़्यादातर आपका होता है रिस्पॉन्स
का जब एक डिजास्टर आ जाए तो रिस्पांस पे उनका ज़्यादा फोकस होता है। जो पहले के स्टेप्स होते हैं उसमें आपकी होती है मिटिगेशन होती है, प्रिपेयर्डनेस होती है, इस पे बड़ा कम काम होता है और इसमें आपके लॉन्ग टर्म किस्म की प्लानिंग की जाती है, जिसमें आपके ग्रीन किस्म के प्रोजेक्ट्स जो है वो इनिशिएट किए जाते हैं। इसके अलावा आपका रिचार्ज पाकिस्तान का प्रोग्राम तो इन प्लेस है, लेकिन उस रेट से उसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया। रिचार्ज पाकिस्तान उसमें होता ही है कि आपकी ज़मीन के अंदर मैक्सिमम पानी जो है वो एब्जॉर्ब होता है, इस तरह का वो प्रोग्राम है पाकिस्तान में इन प्लेस है। इसी तरह आपका एफॉरेस्टेशन का इन प्लेस है, लेकिन दूसरी तरफ ना एफॉरेस्टेशन उस रेट से नहीं हो रही, दरख्त उस रेट से नहीं लग रहे जिस रेट से आपकी डिफॉरेस्टेशन हो रही है। तो यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम है। फिर हमारा प्रॉब्लम जो है वो आप ये देखें कि इदारों आपस में मिलकर इदारे काम नहीं करते। आप देखें कि क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री की सिर्फ अपॉइंटमेंट्स की मैं बात करूं, इसी का तो बजट बड़ा कम इस मिनिस्ट्री को मिलता है जिसका काम ही क्लाइमेट चेंज करने पे है। दूसरा ये है कि आप देखें कि उनकी अपॉइंटमेंट्स इस गवर्नमेंट में सिर्फ उठा के देखें तो पहले एक कोऑर्डिनेटर साहिबा लगाई, कोई मिनिस्टर लेवल का कोई पोजीशन इस पर लगाई नहीं। उसके बाद फिर काफी अर्से बाद स्टेट मिनिस्टर लगाई गई और अब आके ये मुसद्दिक मलिक साहब को फेडरल मिनिस्टर लगा गया। आप देखें कि एक इदारा जो इतना जरूरी है जिसकी वजह से आपकी मुल्क की इकोनॉमी तबाह हो रही है, आपका हेल्थ क्राइसिस आ रहे हैं, आपके ज़राअत सारी चली गई, उसमें नॉन सीरियसनेस गवर्नमेंट की जब इतनी होगी कि जिस बंदे ने जो जॉब करनी है वही आप अपॉइंट नहीं कर रहे हैं तो आप फिर क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका एक आखिरी सवाल मरियम साहिबा, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी। मैं कुछ रोज कबल इसके ऊपर कुछ रिसर्च वर्क कर रही थी कि पाकिस्तान जैसे मुल्क जहां पर डैम्स बनाने के ऊपर बहुत ज़्यादा इख्तलाफ हो, सूबे आपस में एक दूसरे के खिलाफ ठान लेते हैं, इन प्रोसेस को आगे नहीं जाने देते, बावजूद इसके कि हम बैरूनी दुनिया से फ़ंड भी लेते हैं, उनको यकीन भी दिलाते हैं कि हम यहाँ पे डैम्स तामीर करेंगे, अपने लोगों के लिए करेंगे, अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए करेंगे। तो जहाँ पर ये इख्तलाफ हो, क्या वहाँ पर ये फार्मूला काबिल अमल होता है कि आप ज़ेरे ज़मीन टैंक्स बना दें और घरों की छतों के ऊपर बड़े बड़े टैंक्स बना दिए जाएं, हर घर के ऊपर उसके हिसाब का एक टैंक हो जिसके अंदर वाटर स्टोरेज का सिस्टम हो, ज़ेरे ज़मीन टैंक्स हो, तो इस किस्म की जो तबाही है उससे बचा जा सकता है? क्या ये मुमकिन और काबिल अमल फार्मूला है? जी बिल्कुल। आप देखिए कि पूरी दुनिया को अगर आप देखें तो रिसर्चेस भी लेटेस्ट उठा के देखें तो जो डैम्स की तरफ है रुजू वो कम होता जा रहा है क्योंकि बहुत नुकसानात आपके होते हैं इन द लॉन्गर रन डैम्स को कंस्ट्रक्ट करने के। अब बात ये है कि अगर पाकिस्तान में इसको पोलिटिसाइज किया जाता है तो व्हाट कैन बी डन। तो इसमें डेफिनेटली अगर आपका सिर्फ रेनफॉल हो तो आपकी ये जो ड्रम्स या अंडरग्राउंड की आप बात करें वो बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अगर आपके रिवराइन फ्लड भी आ रहा है, आपका क्लाउड बर्स्ट भी हो रहा है तो और ग्लेशियर मेल्टिंग से भी आ रहा है, तो उस केस में किया ये जा सकता है कि चेक डैम्स या मिनी डैम्स एक होते हैं जो जगह जगह आपके जहाँ पे पानी के लेवल्स होते हैं वहाँ पे होते हैं। ये बड़े बड़े कन्वेंशनल किस्म के डैम्स नहीं होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। वो आपका जो है वो बड़ा अच्छा इसको रेगुलेट करते हैं फ्लडिंग को। इसके अलावा आपके जो रिचार्ज पाकिस्तान में जैसे मैंने कहा कि आप दरख्त इस तरह के लगाएं जो जड़ें एब्जॉर्ब आपकी दरख्त करती हैं, आपका ग्राउंड एब्जॉर्ब करेगा तो ग्राउंड वाटर में आपका चला जाएगा। इसके अलावा आप ये देखें कि वेटलैंड्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको इन्वायरमेंट इस तरह का और उसमें वेजिटेशन इस तरह की एक जमीन के हिस्से में लगाई जाती है आइडेंटिफाई करके, जिसमें आपका पानी ज्यादा टाइम के लिए रहता है और आपके ग्राउंड में आहिस्ता आहिस्ता जाता है। लेकिन हमारे यहाँ आप देखिए कंक्रीट बहुत ज्यादा है तो एब्जॉर्प्शन की पानी को जगह ही नहीं मिलती है ज्यादातर ग्राउंड में जाने की। आपका टॉप साइड रिमूव हो जाता है, बिल्कुल दरख्त नहीं है क्योंकि दरख्त आपका एक नेचुरल बैरियर होते हैं। तो दुनिया में बहुत सारे जो है वो हल मौजूद हैं, पाकिस्तान के लिए भी मौजूद हैं, लेकिन हमें जो है वो पॉलिटिकल विल चाहिए। लेकिन पॉलिटिकल विल डायरेक्टली रिलेटेड है आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से। हमारे यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती, इसीलिए पॉलिटिशियन इस तरह के पॉपुलर किस्म के डिसीजंस लेते हैं जिसमें पुल बना लिए या इस तरह की चीजें वो करते हैं ताकि आवाम को नजर आए। तो मेरा ख्याल है कि जो हमारे टेक्नोक्रेट्स हैं उनको ये जिम्मेदारी देनी चाहिए, उनको ट्रेनिंग्स करके ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ताकि वो लॉन्ग टर्म आपके क्लाइमेट चेंज को इंप्लीमेंट। खूबसूरत बात की कि जरूरी नहीं है कि पॉलिटिसाइज एक तो हर चीज को कर दिया जाए। अगर डैम्स बनाना जो है वो मुमकिन नहीं है तो मिनी डैम्स की तरफ जा सकते हैं। और भी कई ऐसे तरीके और रास्ते हैं जिनकी वजह से इस किस्म के फ्लड से और इस किस्म के तेज बहाव के पानी से, क्लाउड बर्स्ट के वाले मामलात से बचा जा सकता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मरियम शब्बीर अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थी, आपके वक्त के लिए शुक्रिया। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।